तो लेकिन उससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। जब मैं रिसर्च करता था तो भी मैं सुबह शाम एक क्लास सुबह एक क्लास शाम को शौक से पढ़ाता था। फिर धीरे धीरे जब मैं लैब से घर जाता था तो मम्मी बोलती थी कि पूरा बेंजीन बेंजीन ही महकता था। मैं बेंजीन नेफ्थलीन भाई एरोमेटिक कंपाउंड बहुत स्मेल करते हैं ना, तो पूरा कपड़ा बेंजीन डेली धुलती थी, डेली चिल्लाती थी। मैंने कहा ठीक है, मैं फील्ड ही छोड़ के मैं आ जाता हूँ बच्चों को ट्रेनिंग में, मैं इस पढ़ाने फील्ड में आ गए। तो डांटो मत, मैं जो है इस फील्ड में 2005-6 से हूँ मैं, और यहाँ कोटा में भी पढ़ाने का मौका मिला है। जेई बैक को गूगल में अगर डालेंगे तो गूगल थोड़ा बहुत जानता है मुझे, तो मैं कैसे पढ़ाता हूँ उसमें लेक्चर मेरे मिल जाएंगे आपको। डॉक्टर संजय यादव एसवाई सर कोटा डालेंगे तो आ जाएगा, एसवाई सर कोटा या डॉक्टर संजय यादव सर कोटा डालेंगे तो आ जाएगा। अब कैसे पढ़ाता हूँ ये भी, हालांकि मुझे 4 डिजिट रैंक 3 डिजिट रैंक 4th रैंक श्रेयसी मनीष कुमार साहब, गोविंद लाहौटी 8 रैंक, और आमिर गुप्ता चित्रांग मुदिया को भी थोड़ा पढ़ाने का मौका मिला था जे एडवांस में। तो हाँ, वहीं पर कोटा में जो आदमी होगा अगर कई साल काम किया है तो एक ही दो कोचिंग है पहले प्लेयर। आप हमने तो अपने बारे में बता दिया, साधारण हाँ टीचर हूँ, आपको सारे क्वेश्चन सही करा लूंगा ये मेरी गारंटी। ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन आपके नोट्स आएंगे ये गारंटी। मार्केट में नोट्स मिलते हैं, सबके नोट्स मिलते हैं, तो आप चाहे अगर कंफर्म करना चाहें तो प्रीवियस ईयर किसी साल का पेपर उठा के देख लें और नोट्स देख लें, तो नोट्स में कहीं कहीं आपको 25-30 साल के पेपर के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आने वाले साल के भी मिल जाएंगे। तो हम सारे क्वेश्चन तो ऑर्गेनिक के सॉल्व कर लेंगे, ये हमारी गारंटी है। लेकिन उसके लिए मुझे एक चीज चाहिए, आपकी प्रेजेंस। आप डेली प्रेजेंट हो, जो आपको काम दिया जाए उसे आप काम करें। जैसे रात भर आपने क्रिकेट खेलने का नियम रटा, बैटिंग ऐसे करेंगे, बॉल ऐसे आएगा तो ऐसे मारेंगे, ऐसे आएगा तो यूं करेंगे, मतलब ये सारे नियम बना के गए, लेकिन जब हम मैदान में उतरते हैं तो क्या बैटिंग कर पाते हैं अपनी सोच के हिसाब से? नहीं कर पाते। दिल में तमन्नाएं तो बहुत होती है लेकिन हम उसे वहां पर इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। या सोचो सिंपल सा डांस करने के लिए, भाई भैया की शादी हो या भाभी की शादी हो, किसी की शादी हो, बारात में बारात में आप जाते हैं तो अंदर से म्यूजिक या तमन्नाएं तो खूब निकलती है कि हम डांस कर लेंगे, और खूब लगता है नहीं हम हर स्टेप पे हर बीट पे जो है कुछ ना कुछ स्टेप बढ़िया कर लेंगे, लेकिन बॉडी साथ नहीं देती है ना, और कुछ लोग बॉडी नहीं साथ देती तो वो पेट ही हिला के काम कर लेते हैं। तो ये प्रैक्टिस जो करता है वो अच्छा करता है। यदि आपको बेहतरीन करना है तो यही एक तरीका है। अब चूंकि आपका बैच अच्छा ही होगा और आपका मैं उम्मीद करता हूं, और आप लोग सिलेक्शन के नजदीक तो ही हैं, क्योंकि सिलेक्शन के बोर्ड सेलेक्ट नहीं हुए हैं तभी तो यहाँ पर बैठे हैं, बॉर्डर लाइन पे होंगे, इसलिए आपको अच्छा बैच में रखा गया है। और अब यहाँ से सिर्फ सेलेक्ट नहीं होना, अब आपका मिशन सिर्फ होना चाहिए हमें 700 के नीचे नंबर चाहिए ही नहीं, एक भी टेस्ट में 700 के नीचे नंबर नहीं चाहिए, किसी भी टेस्ट में 700 के नीचे नंबर चाहिए नहीं। अगर आपकी थिंकिंग ये होगी, कुछ बच्चों को जो है लग कि सर ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं, और जो गलतियां करते हैं आप लोग चेक करिए उठा के, तो नियम तो आपको आता है, ऑर्गेनिक आती है आपको, मोस्ट आपको इनऑर्गेनिक आती होगी, फिजिकल आती होगी, बायो आता होगा, सिर्फ आप क्वेश्चन की चीजें पीछे की याद नहीं है, एग्जाम में जाके एक तो याद न होने की वजह से गलतियां करते हैं, और एक सिली मिस्टेक करते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, जिससे आपका नंबर 550, 450, 650, 350, मतलब इसी के आसपास आके जो रुक जाता है। तो वो अगर आप उसे इंप्रूव कर लेंगे ना, और वो इंप्रूव कैसे होगा? प्रैक्टिस से। जैसे आप सोचें आप बैडमिंटन खेलने का नियम तो बहुत ईजी होता है ना, कोर्ट में खड़ा करते तो बैडमिंटन खेल पाएंगे आप, पर अगर आप उसी कोर्ट में रोज जाए तो एक दिन आपका हाथ चलने लगेगा, रैकेट और शटल दोनों एक दूसरे से मैच करने लगेंगे, स्मैश भी मारेंगे, ड्रॉप भी करेंगे, और आपको बढ़िया तरीके से बैडमिंटन भी खेलेंगे। तो यही गेम है। अगर आपको 700 के ऊपर नंबर लाना है तो यहाँ पर आप जितना पढ़ें उससे अधिक प्रैक्टिस करें, जितना पढ़ें उससे अधिक थिंक करें, एनालाइज करें, अपनी कमियों को दूर करें, और अब टारगेट हो तो 720 में 720 का टारगेट। अगर 720 का होगा तो हो सकता है 715 से काम चल जाए, हो सकता है 710 या 711 होगा। भाई 715 मतलब एक आध सवाल गलत भी हो सकता है, समझ में आ गया? तो बेटा आप ऐसे ही करेंगे हम लोग। और मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले ऑर्गेनिक स्टार्ट करूँ एक बार आप लोगों से, मैं सबके नाम तो नहीं जान सकता क्योंकि समय बहुत कम है, लेक्चर हमारे पास बहुत कम। अब आज ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रही है, 2 साल का कोर्स कंप्लीट करना है, महीने हमारे पास 3-4 महीने बचे। कितने महीने बचे? 3 महीने। मैं 12 फरवरी तक कोर्स खत्म कर दूंगा, आपको कोशिश करूंगा मैं 12 फरवरी तक आपका कोर्स खत्म कर दूं। आपको प्रिपरेशन लीव भी मिलेगा, है ना? क्या चीज? नहीं 14 फरवरी तक भी कर दूंगा, लेकिन एक दिन छुट्टी कर दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, उस दिन फाइनली एक सुबह से शाम तक एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, लेकिन आपको आना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि घर से बोले आज एक्स्ट्रा क्लास है और यहाँ पर ही ना पहुंचे ना। तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग। इससे पहले कि एक और बताएं, इसमें कितने बच्चों के नंबर लास्ट ईयर के एग्जाम में वो 550 के ऊपर आए थे? लास्ट ईयर जो एग्जाम आपने नीट का दिया था 550 के ऊपर आता। हाँ तो पूरा अच्छा नंबर है। ओके, और कितने बच्चों के नंबर 550 से 500 के बीच आए थे? ओके, 500 से 450। ओके, 450 से 400, मतलब सब 450 के ऊपर वाले लास्ट ईयर के नंबर है। इसका मतलब आप लोगों को बेसिक काफी कुछ क्लियर। देखो जिसके 550 नंबर है ना, उसका बायो तो ठीक है, नहीं बायो नहीं ठीक है, बायो में तो नंबर अच्छा अच्छा पाया होगा। उससे समस्या आती होगी तो एक इसमें ऑर्गेनिक फिजिक्स में एक तो समस्या फिजिक्स में आ रही होगी जिसकी वजह से उसके नंबर घटे हैं 100, और साथ में फिजिकल केमिस्ट्री का हो सकता है, आईओसी का थोड़ा सा हो सकता है, और ओसी में भी जल्दबाजी में गलती हो सकता है थोड़ा बहुत। मतलब ज्यादा प्रॉब्लम उनकी फिजिक्स की है। उसके बाद आपकी कैलकुलेशन पार्ट जो होता है पीसी की, और उसके बाद क्या है आईओसी में जो रटने वाला पार्ट होता है वो गलती हो जाता है आपसे। अगर ये अच्छा हो गया होता तो 650 के ऊपर नंबर होता था। तो ये हमें पता है। तो ऑर्गेनिक तो ऑलमोस्ट आपकी तैयार। अच्छा, किसकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, मतलब अपने आपको लगता है मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छी। अच्छा 2 बच्चों ने हाथ उठाया, तुम्हारी ऑर्गेनिक अच्छी है और आपकी भी ऑर्गेनिक अच्छी, क्या एवरेज प्लस। तो हमें जे एडवांस लेवल पढ़ने नहीं है, हमें यूपीएससी लेवल पढ़ने नहीं। ऑर्गेनिक का एक चैप्टर इतनी मोटी बुक्स आती है। अब आईयूपीएससी नेमिंग आप उठा लीजिए ना, तो जो आपके सिलेबस में उन्हीं का है। अब मैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग और नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग, बहुत सारे कंपाउंड की नेमिंग सिखाने लगो तो हो गया काम से। तो आपके सिलेबस में अगर आपको आता है तो उतना ही जानना है बस। हमारा मिशन, जब हमारा मिशन 720 में 720 हो तो हम भटक नहीं सकते, हम टू द पॉइंट काम करेंगे। 720 में 720 पाने के लिए हमें क्या है, टू द पॉइंट काम, तो भटकना नहीं है, क्योंकि जो कमजोर पॉइंट हमारे हैं उसे हमें पहले रेडी करना। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक में ऐसा मान के चल रहा हूं। अच्छा, कितने बच्चों को ऑर्गेनिक कमजोर नहीं आती? मजाक मत करिए, 550 नंबर पाना मतलब ऑर्गेनिक आती होगी थोड़ी, नहीं आती। सबसे अधिक वही खराब है। किसकी ऑर्गेनिक सबसे खराब है? फिजिक्स तो हो गया बात हमारी, मैं ऑर्गेनिक किसकी सबसे खराब है, किसकी ऑर्गेनिक ठीक ठाक है? चलो ठीक है, मैं समझ गया। मतलब हमें ये चलना है जीरो लेवल से, हम ये मान के चलेंगे कि आपको ऑर्गेनिक नहीं आती।
अगर आती भी होगी बस तो भी थोड़ा फास्ट कर लेंगे हम लोग, है ना, जीरो लेवल से चलेंगे और उस लेवल तक चलेंगे कि ऑर्गेनिक का सवाल हमसे कभी भी गलत ना हो, एक भी सवाल हम गलत नहीं करेंगे, क्योंकि एक भी सवाल गलत करना 5 नंबर का नुकसान देता है। अब जमाना जब 720 का हो तो हम एक भी क्वेश्चन से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक। अब एक और बात बताओ, चैप्टर कौन से स्टार्ट करें? किसको किसको आईयूपीएसी आता है? आईयूपीएसी नामनक्लेचर। और किसको आईयूपीएसी नेमिंग नहीं आता? बड़ा मुश्किल है। क्या चीज? देखो ये तो गलत बात है, क्योंकि 450 के ऊपर नंबर पाना या 500 नंबर पाना मतलब आईयूपीएसी नेम तो सबको आता होगा, नहीं आता? तो एक काम देखो, हमें मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करना है और हमें कोर्सेज बहुत जल्दी खत्म करने हैं। तो इसके लिए हमें, और हमारे पास समय बहुत कम है, और हम स्टार्ट करें नवंबर में, जब हम लगभग दिसंबर में कोर्सेज खत्म करने का प्लान करते हैं, दिसंबर जनवरी में तो हम उसमें स्टार्ट कर रहे हैं। और लेक्चर आने वाले हमारे पास क्या है, हर हफ्ते 3-3 आने वाले हैं, वो भी 1 घंटे के लेक्चर। 1 घंटे 20 मिनट में तो 4-5-10 मिनट ऐसे चला जाता है, तो 1 घंटे के लेक्चर है। तो अपन एक काम कर सकते हैं कि आईयूपीएसी नेमिंग जो है इसे हम इवनिंग में 2-3 दिन बुला के मैं उसे कंप्लीट कर दूं। उसमें सभी को आना कंपलसरी नहीं है, जिसको आईयूपीएसी नहीं आता वो आ जाएगा, और जिसको आता है वो, अगर वैसे आएंगे सारे, पर डेफिनेटली नहीं आता। और आइसोमेरिज्म हम स्टार्ट करते हैं, तो 2-2 चैप्टर एक साथ स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। देखिए हम पूरा विग्रस प्रैक्टिस करेंगे पूरे फरवरी, मतलब 10 फरवरी के 20 फरवरी के बाद जो है पूरा हम प्रैक्टिस करेंगे, पूरे मार्च प्रैक्टिस करेंगे, पूरी अप्रैल प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन ही लगाएंगे। और अगर आप सिर्फ क्वेश्चन ही पर डे लगाएंगे, पर डे 2-3 पेपर आप सॉल्व करेंगे ना, पर डे 2 पेपर 3 पेपर आप 3-3 घंटे बैठेंगे, 3 तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो 8-9 घंटे की क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी ना, तो 720 में 720 नंबर बहुत आसानी से आ सकते हैं। जितने सारी चीजें हमारी कमियां हैं, कंसेप्ट क्लियरेंस है, सब कुछ है, वो हम अपने फरवरी तक कंप्लीट कर लेंगे। पूरा मार्च, पूरा अप्रैल और आधा मई सिर्फ प्रैक्टिस करना, फिर आप रैंक दे पाएंगे। बाकी सिलेक्शन तो आप छोड़ दो, सिलेक्ट तो होने वाले आप सब लोग, सिलेक्ट तो होना यार, मतलब ये तो दिमाग में नेगेटिव ख्याल आने ही नहीं आपको। आपको ये सोचना कि क्वेश्चन जो गलत हो रहा है वो सही कैसे हो, फिजिक्स का जो कमजोर पॉइंट हो वो सही कैसे हो, ऑर्गेनिक में जो वीक पॉइंट हो वो हम सही कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग आइसोमेरिज्म। यही हमने प्लान किया है कि आइसोमेरिज्म हम स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद आईयूपीएसी नेमिंग 4 लेक्चर हमें मिला है, 4-5 लेक्चर, 5-6 लेक्चर में हम शाम को बुला के उसे कंप्लीट कर देंगे। हर वीक में एक दिन बुलाएंगे तो ये 4 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। हर वीक में 2 बार अगर आ पाएंगे तो 2 वीक में कंप्लीट कर देंगे। आ जाएंगे आप, शायद सुबह से शाम तक रहते हैं, यहीं पे रहते हैं, तो आज शाम को एक क्लास कर लेते हैं, आज ही स्टार्ट कर देते हैं। और दिन देखो, मेरी एक दिन 5 क्लास होती है, एक दिन 4 होती है। आज एक क्लास की छुट्टी है, वो टेस्ट होने वाला, तो आज हम करीब 1.5-2 घंटे पढ़ लेते हैं। एक मुझे शाम को चाहिए था टाइम 4 से 6, 4 to 6। ओके, आइसोमेरिज्म लेक्चर नंबर, ये इसे एक्टिवेट नहीं है क्या? आज हम आइसोमेरिज्म लास्ट में टुडेज को लिख देंगे, पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म। वैसे ये आता है लगभग हर बच्चों को आता है, जिसे नहीं आता हो ध्यान से, ऐसा नहीं कि मैं ये मान के चलाऊं कि आपको नहीं आता, तो आप ये मान के चलेंगे जो आता है। अगर मान लो किसी को ही आता है तो वो रिवाइज करेगा बैठ के, वो एक प्रकार से ऑर्गेनिक उसकी क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी, तो उसे वापस रिवाइज करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आइसोमर जो है, ये आइसोमेरिज्म आइसोमर सबसे लिया गया है, आप सब जानते हैं, जिसमें आइसो का मतलब होता है सेम और मर मीन्स होता है पार्ट। आइसो, आइसोमर, इसका मतलब हम यहाँ पर उनकी बात करने वाले हैं जिनके पार्ट क्या है, बताओ, सेम। मर मीन्स क्या होता है? अब देखो, हमारे आपके पार्ट की बात करें तो हाथ पैर वो जो अंग होते हैं ना, ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन इनके पार्ट की बात करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या कहेंगे बताएं हम लोग, मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी इन चैप्टर में हम सिर्फ उन्हीं कंपाउंड को पढ़ेंगे जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला आपस में क्या है, सेम है। ऐसे 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो पर जिनमें कुछ भी अंतर आ जाए, कुछ भी अंतर आ जाए, एक भी अंतर आ जाए, उन्हें आइसोमर्स कहा जाता है। और इस फिनोमेनन को क्या कहेंगे हम लोग, आइसोमेरिज्म। डिफिनेशन लिखना चाहेंगे आप लोग? ओके, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा देता हूँ। मान लिया ये आपके 3 मॉलिक्यूल्स हैं, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और इनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो जाए, ये डिफर कर जाए, तो इनको कहेंगे आइसोमर्स, और इस फेनोमेनन को कहेंगे आइसोमेरिज्म। जिसको डिफिनेशन की जरूरत है वो जो मैं बोल रहा हूं उसे चाहे उसे लिख सकते हैं, ओरली बोल रहा हूं ना आपको, तो ये तो मोबाइल में आपके रहेगा, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। हम अपनी नोट्स को भी थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है? अब आइसोमर्स जो होते हैं, ये आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स 2 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स। एक होता है स्ट्रक्चरल, अच्छा मैंने बताना स्टार्ट नहीं कर दिया, आइसोमर की एग्जांपल तो लिखना, इसकी प्रॉपर्टी पे भी कुछ कभी-कभी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आइसोमर की एग्जांपल तो पहले लिख दें, जैसे हम बात करें 2 एग्जांपल, ये CH3 CH2OH एंड CH3OCH3, दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन जो है सेम है, कार्बन हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन जो है 1, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी में अंतर, दोनों की आईयूपीएसी नेम में अंतर, दोनों में कई सारे अंतर, आप अंतर देख सकते हैं। एक को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल, क्या कहते हैं, एल्कोहल। दूसरे को फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ईथर। फंक्शनल ग्रुप जानते हैं आप लोग, ठीक है? एक का नाम है इथेनॉल, आईयूपीएसी नेम का क्या नाम है बताओ, इथेनॉल। दूसरे का नाम क्या है, मिथॉक्सी मीथेन। नेक्स्ट, एक को कहते हैं हम लोग जो है, एक लिक्विड कंडीशन में पाया जाता है। इथेनॉल कभी देखा आपने? कहां देखा? मूवी में देखा है ना, पिक्चरों में देखा होगा। ये लिक्विड कंडीशन में होता है और ये गैसियस कंडीशन में होता है। अब ये लिक्विड क्यों होता है ये भी आपको पता है, क्यों लिक्विड होता है? क्योंकि एक इथेनॉल दूसरे इथेनॉल से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो सारे इथेनॉल नजदीक नजदीक रहते हैं, तो लिक्विड कंडीशन में हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, और इनकी प्रॉपर्टी के बारे में आप ये भी जानते हैं कि एक को इंसान अगर ग्रहण कर ले तो रोड पे गिरा है, नाली में गिरा है, पर स्वर्ग की अनुभूति करता है, ऐसा फील होता है। मुझे पर्टिकुलर पता नहीं है ना, मतलब आप
मतलब वो गिरा होता है, रोड पे धूप लग रही होती है, कंकड़ उसको चुभ रहे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो रिलैक्स हो रहा है, एकदम मस्त है ना, तो ही इज फीलिंग लाइक जस्ट ही इज इन हेवन। तो वो इसको लेने के बाद इंसान ग्रहण करने के बाद स्वर्ग की अनुभूति करता है, और एक को लेने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति करता है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि एक पिएबल है, दूसरा नॉन पिएबल, या एक नॉन पॉइजनस है, दूसरा क्या है बताओ? पॉइजनस। यू कैन से इट्स ए नॉन पॉइजनस और दूसरा पॉइजनस। नेक्स्ट, तो ये अंतर आपने देख लिया ना, बोलो। अच्छा, इनसे भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछ लेता एग्जाम में आपके नीट में जो है कि इन आइसोमर के देखो, इनके बारे में दो शब्द बोलो, और उसमें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट के रूप में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो दिमाग में बैठा लो। या आपको जब भी कोई स्टेटमेंट पूछे ना, तो दो आइसोमर को सामने लिख लो और फिर स्टेटमेंट को उससे रिलेट कर लो, सही है या गलत है पता चल जाएगा। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टी हम लोग लिख लेते हैं इनके बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोमर, हेडिंग डालें, हेडिंग डालें क्या आप लोग? नहीं, या मैं जो लिख रहा हूं यही वाला काम आएगा आपके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो आप यही वाला शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया करिए। आप लोग फिर बैठ के रिलैक्स करिए, सोते रहिए बीच में ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोमर्स, और मैं जगह जगह के यहाँ बुला बुला के जो है नागिन डांस या मुर्गा वाला डांस कराते रहूंगा, ठीक है? ये पनिशमेंट रहेगा और कुछ नहीं। मेरे पास म्यूजिक है ना, बिना बिना म्यूजिक के किसी को डांस करते हुए आपने देख लिया तो कहेंगे पागल हो चुका। मतलब म्यूजिक आपको ना सुनाई दे रहा हो, कोई डांस कर रहा हो। हाँ, इथेनॉल उसने ले लिया। तो चलिए बताएं आइसोमर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक बारे में बताएं, दो शब्द बोले, बन जाए मोदी 2 मिनट के लिए। वो तो मित्रों नहीं बोल रहे हैं ना। अच्छा बताइए, इनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होंगे? पक्का दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, एमएफ। बोलो। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा इनका? एटम सेम है तो मास भी, तो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट, अच्छा जिनके मॉलिक्यूलर मास सेम होते हैं, मैंने सुना उसकी वेपर डेंसिटी भी सेम होती है क्या? तो दे हैव सेम वेपर डेंसिटी, दे हैव सेम जीएफ, इनके जीएफ भी सेम होते हैं, दे हैव सेम जीएफ। जनरल फार्मूला, ठीक है, इनके जनरल फार्मूला भी आपस में क्या होते हैं बताओ? सेम होते हैं। नेक्स्ट, कोई बोले आइसोमर के जीएफ सेम बोले, हाँ दोनों के सेम है, एग्जैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अगला और बताएं कुछ। इनकी कोई सी एक प्रॉपर्टी में डिफरेंस होगा, एनी ऑफ द प्रॉपर्टी क्या हो में डिफर। अच्छा, इनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो होता है वो सेम, डू यू नो डीयू? दे हैव सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये एक मामला गड़बड़ हो गया, बिना नॉमेनक्लेचर के पढ़ा दिया। ये नॉमेनक्लेचर में पढ़ाया जाता है, पहले बता देना था, चलो अभी बता देंगे आपको। डीयू यहीं पर बता देंगे आपको। डीयू जो होता है, ये फार्मूला डीयू निकालने का तरीका होता है रिंग प्लस पाई बॉन्ड। मतलब इसमें रिंग और पाई बॉन्ड जोड़ने पर वैल्यू क्या आती है? सेम आती है। अच्छा, किसी में डीयू 0 हो तो उसका रिंग और पाई बॉन्ड क्या होता है बताओ? 0 होता है। ओके, अभी मैं डीयू आपको बता दूंगा। अगला और बताएं इसके बारे में। दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ? डिफरेंट होती है। डीयू किसको किसको नहीं आता? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, हाथ उठाएं। एकदम नहीं आता, सुना ही नहीं डीयू के बारे में? हाँ सुना है। और इनके बारे में कुछ बोलेंगे? हाँ, अब कोई सी एक प्रॉपर्टी हो सकता है, फिजिकल सेम हो जाए, केमिकल अलग हो जाए, केमिकल सेम हो जाए, फिजिकल अलग हो जाए, कोई हो सकता है दोनों अलग हो जाए। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉपर्टी में से इनफाइनाइट नंबर सभी अलग हो सकते हैं, पर आइसोमर होने के लिए सिर्फ एक भी अलग हो गया तो उनको आइसोमर कहेंगे। मान लीजिए इसमें 100 प्रॉपर्टी सेम है, एक गलत हो गया, गड़बड़ हो गया तो भी आइसोमर। इनके कुल 101 प्रॉपर्टी है, जिसमें 100 सेम है, एक डिफर हो गया तो आइसोमर कहलाएंगे। सब कुछ सेम हो जाए, कुछ भी अंतर नहीं है तो ये होमोमर्स कहलाएंगे, आइडेंटिकल्स हो जाएंगे। जानते हैं आप लोग? बोलो बेटा। चलिए, तो डीयू आज शाम को पढ़ाएं, अभी बता दें आपको, अभी बता दें। तो इनके डीयू क्या होते हैं आपस में? सेम। ओके, तो ये आइसोमर की प्रॉपर्टी होगी। अब इससे पहले मैं आइसोमर के टाइप्स बताऊं आपको, यहां पर हम पढ़ेंगे डीयू, जो कि आईयूपीएसी नेमिंग में पढ़ाया जाता है। डीयू, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। हमें बताया गया है कि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनको सब बेसिक बातें आती हैं। क्या हुआ? अच्छा, डीयू, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसी को डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी कहते हैं। डीबीई, और इसी को इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी कहते हैं। ये कुछ कोई भी नाम ले सकता है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, आईएचडी। हम सब जानते हैं, डू यू नो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड? देखो, इसे आप ऐसे कह सकते हैं, सैचुरेटेड मींस सैटिस्फाइड और अनसैचुरेटेड मींस अनसैटिस्फाइड। और जैसे आप जैसे मान लिया आपकी 4 थोड़ी मोटी रोटी खाने की टेंडेंसी हो, या 3 मोटी रोटी खाने की टेंडेंसी हो, और मम्मी ने 2 ही दे दिया, तो फिर क्या करेंगे आप? वो तीसरी के लिए किचन के क्या करते रहेंगे आप? जो है चक्कर काटते रहेंगे कि मम्मी एक तूने पतली दे दिया, एक और वापस मुझे बना के दे, नहीं तो फिर मैं चिकन की किचन के चक्कर काटते रहेंगे। गलत शब्द आ गया, हाँ ठीक है। तो आप कहेंगे अनसैटिस्फाइड। और यदि आपको तीनों आपकी मनचाही रोटी मिल जाए तो क्या होगा बताओ? आप सैटिस्फाइड। वैसे जो एटम्स होते हैं उनकी मनचाहा जो होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड। एटम अपने लाइफ में उनका एक ही उद्देश्य है, उसे सिग्मा बॉन्ड बनाना है बस। और अगर सिग्मा बॉन्ड बन गया तो चुपचाप शांत रहेंगे, जब तक पड़ोसी डिस्टर्ब न करे तब तक वो कुछ नहीं करेंगे, समझ में आ गया? हाँ, लेकिन अगर उनके साथ पाई बॉन्ड बना है तो हमेशा वो प्रयासरत रहेंगे कि उनका पाई बॉन्ड टूट जाए और किसमें कन्वर्ट हो जाए बताओ? सिग्मा बॉन्ड। तो जो पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं अनसैचुरेटेड, और सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूल क्या होते हैं बताओ? सैचुरेटेड। जैसे मैं आपसे बात करूं, ये इथीन अनसैचुरेटेड और इथेन ये सैचुरेटेड है। अगर हम आपसे बात करें प्रोपाइन, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, ये क्या है बताओ? अनसैचुरेटेड। प्रोपेन सैचुरेटेड। आया समझ में आपको? अच्छा, जब अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना होता है तो हम करते क्या है? हम इनके पास हाइड्रोजन को भेजते हैं। देखिए, ये हाइड्रोजन को देख रहे हैं,
बहुत ही जैसे ना जब आपको भूख लगी होती है सुबह से शाम तक कुछ नहीं मिलता है और शाम को अचानक दूर से खाना आपको दिखता रहता है और आक्रमण करते हैं ना, वैसे ये हाइड्रोजन के प्रति वैसे ही डेस्परेट है। मतलब ये हाइड्रोजन को देखते ही ये दौड़ जाते हैं कि हाइड्रोजन हमें लेना, हाइड्रोजन छीनना है। तो हाइड्रोजन इनके मोहल्ले में आ जाता है, इनके नजदीक आ जाते हैं, हाइड्रोजन जो होगा वो इनके साथ जुड़ जाता है, ये पाई बॉन्ड टूट जाता है और ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर देखो दो पाई बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की आवश्यकता पड़ेगी? 4 हाइड्रोजन। एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन, फिर दूसरा पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन के 4 एटम और मॉलिक्यूल कितने होंगे? 2। चलिए हम जब भी कभी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं तो यही काम करते हैं। एक और एग्जांपल दे दूं, जैसे ये एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, पाई बॉन्ड किसी के एटम के बीच में अनसैचुरेटेड ही कहलाएगा। जैसे आपको इसको हमें सैचुरेट करना है तो क्या करेंगे जल्दी से बता दो, CH3 CH2 OH। अच्छा एक और बात बताओ, अगर कोई साइक्लिक मॉलिक्यूल है उसको हमें ओपन करना होता है तो भी हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ही वहां पर यूज करते हैं। जैसे मान लो ये 4 कार्बन का साइक्लोब्यूटेन है, इसको हमें ओपन करना है तो यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देते हैं तो इनका बीच का बॉन्ड क्या हो जाता है? टूट जाता है और ये कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाती है। या ऐसे समझो ये इनके बीच का बॉन्ड तोड़ दिया तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? जल्दी से बताओ, क्या कम हो जाएगा? एक हाइड्रोजन यहाँ क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। फिर एक हाइड्रोजन इनको हम सप्लाई कर देंगे और ये बन जाएगा CH2 CH3। तो जब भी हम साइक्लिक मॉलिक्यूल को ओपन चेन में कन्वर्ट करते हैं तब भी हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल वहां पर जोड़ते हैं। तो व्हाट इज DU? इसका मतलब DU से क्या है तो ये बताने वाला हूं कि कोई भी एक मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है, इसको हमें बनाना है ओपन चेन सैचुरेटेड। तो इसके लिए ये मान लो साइक्लिक हो सकता है, पाई बॉन्डेड हो सकता है, तो इसमें हमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जोड़ने पड़ेंगे। जितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यहाँ पर हम जोड़ेंगे वो संख्या कहलाएगी बताओ DU। जैसे आपने यहाँ n हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जोड़ा तो इस मॉलिक्यूल का DU या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो होगा वो कहलाएगा n। क्या कहलाएगा बताओ? n। पक्का बेटा? तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एनी कंपाउंड इनटू ओपन चेन सैचुरेटेड मॉलिक्यूल इज नोन एज DU। लिख लेंगे आप लोग, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपके मोबाइल में रिकॉर्डेड रहेगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो आप लिख सकते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एनी मॉलिक्यूल टू ओपन चेन सैचुरेटेड मॉलिक्यूल इज नोन एज DU या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। DU निकालते कैसे? सीधा सीधा रिंग और पाई बॉन्ड को देख करके। तो DU निकालने का तरीका, डिटर्मिनेशन ऑफ DU, DU कैसे निकालते हैं? इसके दो फार्मूले, दो तरीके, बस दो तरीके यूज करके DU आप निकाल सकते हैं। तो कई सारे, पर मैं दो ही आपको बताता हूं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, उसमें DU कभी भी मॉलिक्यूल में रिंग और पाई बॉन्ड को जोड़ दीजिएगा। क्या करेंगे बेटा? मॉलिक्यूल के रिंग और पाई बॉन्ड को जोड़ दीजिएगा तो जो संख्या होगी उसे क्या कहेंगे बताओ? DU, रिंग प्लस पाई बॉन्ड। अच्छा दूसरा है फार्मूला मेथड। कौन सा मेथड? फार्मूला मेथड। कभी कभी रिंग और पाई बॉन्ड नहीं दिए होते, जैसे मैंने ये लिख दिया C5H5N, अब इसमें हमने पाई बॉन्ड नहीं लिखा है, तो ऐसे केस में आप चाहें तो फार्मूला यूज कर सकते हैं। वो है DU इक्वल टू, क्या लिखेंगे जल्दी से बता दो, C+1 -H - N + X/2। ये फार्मूला बड़ा फेमस है कई सारे फार्मूले, ये बहुत आसान होता है, आसानी से यूज किया जा सकता है। बस अगर आपके सामने स्ट्रक्चर दिया है तो फार्मूला कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन कितना देर तक कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्ट आप रिंग और पाई बॉन्ड देख के बता दो। यदि बाई चांस कार्बन हाइड्रोजन पहले से कैलकुलेट करके दे दिया गया है तो फार्मूला में एडजस्ट करके बता दो। कुछ क्वेश्चन दूं क्या आपको? कुछ प्रैक्टिस कर लें क्या? 2-4 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पे डिसाइड DU, डिसाइड DU इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल, डिसाइड DU इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। फर्स्ट हाँ एक मिनट बता, इसका DU। अब आपको यहाँ हमें स्ट्रक्चर साफ साफ दिया हुआ है, तो जब साफ साफ स्ट्रक्चर दिया हो, यहाँ कुछ भी और भी, जैसे मैंने कोई भी ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर Cl लगा दिया, यहाँ पर Br लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, कुछ भी लगा दिया जाए, स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड अगर हमें साफ साफ पाई बॉन्ड इतना तो आता होगा। अब अगर ये बताना पड़े तो बेइज्जती खराब होगी सीधे सीधे, है ना? और मैं आपकी बेइज्जती खराब नहीं करना चाहता, है ना? इसमें बताएं C5H5N, अच्छा कुछ 8 दिख रहा है क्या? ये पेन जो है ना, क्या दिख रहा है? कॉमा दिख रहा है, ट्रू दिख रहा है। ओके तो मैं 5 ऐसे बनाता हूँ, याद रखना, है ना? भैया फोन उठा लीजिएगा और बोल दीजिएगा इनको क्लास में हूँ, फोन करें 11:11 पे। अच्छा ठीक, तो लिख लेंगे आप लोग इसमें, है ना? C5H5N। और देखो जो भी फोन है बस ये है कि थोड़ा अगर कोई ऐसा फोन C5H3Cl Br ओके, तो आप इसमें कैसे किया? ओ लाओ, इसमें कैसे निकाला आपने बताओ? DU निकालने का आसान तरीका, इसमें सीधा सीधा रिंग कितने हैं? DU निकालने का फार्मूला रिंग प्लस पाई बॉन्ड, एक रिंग दिखा और पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, टोटल आंसर 6 आ गया। गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा मैंने काउंटिंग गड़बड़ कर दी, एक रिंग 1 2 3 पाई बॉन्ड, फिर गलत कर दिया मैंने, एक रिंग और पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, ओके टोटल कितने हो गए? 7। अब कभी कभी हो सकता है तो स्ट्रक्चर पूरा ओपन ना किया हो, ग्रुप को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो, तो यहाँ पर जो पीएच होता है, यहाँ पर जो पीएच होता है इसका मतलब फिनाइल होता है, जानते हैं ना आप लोग? ये हो गया, ये तो मैं कर चुका हूं इसको। देखो बेंजीन है ना, ये बेंजीन, बेंजीन होता है C6H6, C6H6। अगर इसका एक हाइड्रोजन हटा दे, ठीक है, इसका एक हाइड्रोजन हम हटा दे तो ये हाइड्रोजन बचेंगे 5, इसको कहते हैं, इसी को फिनाइल, क्या कहते हैं? फिनाइल। इसका सिंबल होता है PH। और बाकी CN का मतलब आप जानते हैं, CN का मतलब क्या है बेटा? C ट्रिपल बॉन्ड N, वैलेंसी पता है ना आपको? C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर C
H डबल बॉन्ड O हो गया। अच्छा वैलेंसी पता है ना आपको, बताइए अच्छा क्वेश्चन वैलेंसी पे, वो बाद में पूछेंगे अभी जस्ट, क्योंकि अब पहले इसको निकाले। तो जैसे ही हमें कभी शॉर्ट फॉर्म दिया हो तो उसे पूरी तरीके से क्या कर लीजिएगा, खोल लीजिएगा रफ पेपर पे, एक 10 सेकंड और यूज कर लीजिएगा और फिर इसके बाद उसका जवाब दीजिएगा, तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हमने बेंजीन बना लिया ऐसे बेंजीन, अब बता दीजिए कितने रिंग इसमें है, जल्दी से बताइए। एक रिंग, और पाई बॉन्ड कितने हो गए, 3 यहाँ पे, 4 5 6 2 8 और 1 9, एक रिंग 9 पाई बॉन्ड DU 10 हो जाएगा। यहाँ पर रिंग और पाई बॉन्ड नहीं दिया है तो फार्मूला में लगा देंगे, क्या लिखेंगे, DU इक्वल टू कार्बन 5 है उसमें 1 जोड़ देंगे, हाइड्रोजन कितने हैं 5, नाइट्रोजन 1 है, हेलोजन 0 डिवाइडेड बाई 2। ये जो पीछे मैंने लिखा था बेटा, ये जो फार्मूला, इसमें ये जानते हैं सी क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, व्हाट इज H, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, व्हाट इज N, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, एंड X इज द नंबर ऑफ हेलोजन एटम, नंबर ऑफ X नहीं, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम हो गया। ये आपके पास ही रहेगा, ये आपके मोबाइल में रहेगा, सर्वदा आपके लिए है ना, इसका यूज कर सकते हैं आप अपने घर पे। एक बार आप घर से बुक पे शॉर्ट नोट बनाइएगा, जो जैसे एक एग्जांपल बताऊं, सपोज आप जो अभी तक पढ़ रहे हैं, वो जो 3 घंटे में आपको पूरा एक तरीके से याद करना, पूरी केमिस्ट्री, पूरी जूलॉजी, पूरी बॉटनी और पूरी आपकी फिजिक्स 3 घंटे में आपको बनना है, पूरे आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। और वो फाइनल डे की तैयारी हम आज से करेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं, जिनके 550 नंबर होंगे, अगर आप अपने आप को चेक करें तो उन्होंने कम से कम 8-10 सवाल या ऐसे करके आए होंगे गलत, या 20 सवाल ऐसे, 5 जूलॉजी में, 5 बॉटनी में, 5 फिजिक्स में, 5 केमिस्ट्री में, मिनिमम 20 सवाल उन्होंने ऐसे गलत किया होगा या छोड़ दिया होगा, जो इम्प्रॉपर रिवीजन की वजह से छोड़ा होगा, गलत होगा। इम्प्रॉपर रिवीजन मतलब समझ रहे हैं कि उनको लगा काश एक दिन का रिवीजन का मौका और मिला होता और इसे पढ़ लिया होता कि यहाँ स्क्वायर है कि क्यूब है, यहाँ प्लस है कि माइनस है, रूट है या रूट नहीं है फार्मूला में, और या एग्जैक्टली वो चमक नहीं रहा था जिसकी वजह से उनके आंसर नेगेटिव हो गए, या हो सकता है तो उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट ना किया। ऐसे कम से कम 20 सवाल हम मिस करते हैं, और वो 20 सवाल अगर आपको सही हो गए तो आप यहाँ नहीं बल्कि मेडिकल कॉलेज में बैठे होते ना। अब 20 सवाल अगर आपके गलत हो गए तो 100 नंबर का सीधे लॉस होता है बेटा, 100 नंबर के लॉस होते हैं, क्योंकि 20 सवाल सही होने पे 80 नंबर आपको मिलता और 20 गलत होने पे 20 माइनस भी तो हुआ आपका, तो हम 100 नंबर के लॉस में चले गए। और ये 20 क्वेश्चन हम रिवीजन क्यों नहीं कर पाए, इसके पीछे रीजन आपको बता दूं। एक्चुअली आपके पास जो आपकी नोटबुक है, ऐसी नोटबुक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक की 3 होगी या 2 होगी, इनऑर्गेनिक की 2-3 होगी, 2-3 फिजिकल की होंगी, 7-8 नोटबुक केमिस्ट्री की होंगी, लगभग इतनी टेबल पर रखी। ऐसे ही 7-8 नोटबुक आपकी जूलॉजी की, 7-8 नोटबुक बॉटनी की, और करीब ऐसे ही आपके 7-8 या 10 नोटबुक फिजिक्स में होंगी आपकी। 7-8 तो होंगी ना आपकी नोटबुक, कुल 30-32 नोटबुक टेबल पर रखी रहती है। अब हम जानते हैं कि जो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हम देख के जाते हैं वो कभी गलत नहीं होता, वो अक्सर याद रहता। जो एक हफ्ते पहले पढ़े होते हैं वो संडे को थोड़ा भूल जाते हैं, ह्यूमन नेचर है। तो आपको थर्सडे फ्राइडे सैटरडे पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स और पूरा आपको जो है बायो पढ़ के जाना है, इसकी प्रिपरेशन। जब 32 नोटबुक आप देखते हैं ना वेडनेसडे को, तो दिमाग की दही हो जाता है। फिजिक्स याद करते हैं, फिजिक्स उठाते हैं तो केमिस्ट्री की याद आती है, केमिस्ट्री खोलते हैं तो बायो की याद आती है, बायो खोलते हैं तो कभी टीचर की भी याद आती है ना, पता नहीं कैसे पढ़ाया था टीचर ने ना। अब उस चक्कर में दिमाग हैंग हो जाता है, जैसे कंप्यूटर हैंग हो जाता है ना, कई सारे विचार, कई सारे ख्याल। तो हर टेस्ट में सोचते थे यार इस बार तो बड़ी लापरवाही कर दी, ठीक से तैयारी नहीं किया, इतना कैसे रिवाइज करेंगे 3 दिन में, इतने सारे नोटबुक हम कैसे। इस बार पेपर बिना पढ़े दे देते हैं, जो होगा सो होगा, अगली बार फोड़ेंगे और जिस दिन पेपर जो खत्म होगा अगले दिन से तैयारी शुरू करेंगे, और आने वाले टेस्ट में एग्जाम में हम बेहतरीन करके आएंगे। जैसे एग्जाम देके आते हैं आप संडे को शाम को, आप ये भी तो पेपर देके आए हो, अभी तो रिलैक्स होने का मन बनता है। फिर अगले दिन, अभी कल ही तो पेपर दिया था, ट्यूसडे को, अगले 2 दिन पहले ही तो पेपर दिया था, करते करते एक हफ्ते चला जाता। फिर एक हफ्ते पहले मूड बनाते हैं कि चलो आप तैयारी करते हैं, मूड बनाते बनाते फिर से एक हफ्ते बीत जाता, प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाता आपका। तो अगर आप ये अपने वो जो 20 सवाल गलत हो रहे हैं उसको सही कर लो, तो तुम तो ऑलरेडी सेलेक्टेड हो यार, तुम तो मेडिकल, तुम तो सेलेक्ट हो चुके हो। वो कैसे सही होगा, एक और दिक्कत आती है, इम्प्रॉपर रिवीजन की एग्जाम में आएगी। मान लिया आपका सेंटर जयपुर पड़ गया, उदयपुर पड़ गया, कहीं और पड़ गया, इलाहाबाद पड़ गया, या किसी और स्टेट में पड़ गया, किसी और जगह पड़ गया, तो अब आपको 1-2 दिन ट्रेवल भी करना है। पेपर अगर आपका जयपुर पड़ा है तो एक दिन पहले पूरा गया, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलोगे, शाम तक आप पहुंचोगे वहां पर, वहां होटल में रुकोगे, थके रहोगे और अगले दिन पेपर देना, तो उसमें भी तैयारी नहीं मिल पाती। अब आप 32 नोटबुक लेके चलोगे क्या कि चलो वहां पर जयपुर सेंटर 32 नोटबुक लेके चलते हैं, रात को रिवाइज करेंगे, नहीं लेके जा पाओगे ना, एक आध नोटबुक लेके जाते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं बेटा, आप शॉर्ट नोट बनाओ, जितनी बातें इंफॉर्मेशन फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमसे बार बार भूल जाती है, उसे उस शॉर्ट नोट में मेंशन करो। एक नोटबुक सिर्फ आपकी होनी चाहिए केमिस्ट्री की, जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों समा गई हो, और एक नोटबुक होनी चाहिए बायो की, या 2 नोटबुक मैक्सिमम बना सकते हैं, और एक नोटबुक आपकी फिजिक्स की। तो मैक्सिमम 3 से 4 नोटबुक हो, जिसमें पूरी आपका पूरी तैयारी लिखी, पूरे 2 साल की तैयारी लिखी हो, 11 12। जब कहीं जाना हो तो उसको अपने लास्ट मोमेंट में देखने के लिए कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अक्सर हम भूल जाते हैं, जिसे बार बार पढ़ना पड़ता है, वो उस नोटबुक में मेंशन होना चाहिए। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जीवन भर याद रहती, उसको उस नोटबुक में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो, जैसे आइसोमर की डिफिनेशन है, वहां नोटबुक में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। डीओ के बारे में, डीओ निकालने का तरीका सिर्फ फार्मूला 2 फार्मूला लिखना, बाकी डीओ की डिफिनेशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। एक लाइन में लिखा कि अगर स्ट्रक्चर दिखा तो रिंग प्लस पाई बॉन्ड, दिखा तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, खत्म कहानी। तो ऐसी नोटबुक बनाए जो कि लास्ट मोमेंट में पूरे फिजिक्स को रिवाइज करने में मदद करे, पूरी केमिस्ट्री को, पूरी जो है बायो को। ऑर्गेनिक में मैं आपको मदद करूंगा कैसे शॉर्ट नोट बनाना को। बस क्या चीज, हर दिन बनाते जाएं, हर दिन की समरी लिखते जाएं, हर दिन की समरी, क्या आज हमने क्या पढ़ा, क्या चीजें ऐसी जो हमेशा याद रहेंगी और क्या चीजें ऐसी हैं, जैसे आज हमने आपको डीओ पढ़ाया, आज मैंने आपको बताया, आज के शॉर्ट नोट में बनाने के लिए आपको आइसोमर्स ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आइसोमर हमेशा जीवन भर याद रहेगा डिफिनेशन आपको। बस आज के अभी तक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आप आइसोमर लिखना चाहें तो लिख लें, अदरवाइज ये भी साइड में आप आइसोमर बना के लिख सकते हैं, पूछेगा तो एग्जांपल बना के बता सकते हैं। अब इसके बाद हमने पढ़ाया ये डीओ की डिफिनेशन, ये डीओ निकालने का 1-2 फार्मूला लिखना है, हमने 2-3 पेज खर्च किए, आप हाफ पेज में इसको कर सकते हैं। एनसीईआरटी जब आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब आपका ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं मैं, बायो की बात नहीं कर रहा, ऑर्गेनिक में जैसे हम आपको टोटल ऑर्गेनिक कंप्लीट करते हैं, हम आपको बताएंगे कि अब आप इस चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ें। इसलिए ऑर्गेनिक के साथ एक दिक्कत ये है
नॉमेनक्लेचर कहीं पे कोई चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं है, आइसोमेरिज्म कहीं पे कोई चैप्टर नहीं है, जीओसी कहीं पे कोई चैप्टर नहीं है। आइसोमेरिज्म हर चैप्टर में है, नॉमेनक्लेचर भी हर चैप्टर में आएगा और जीओसी भी हर चैप्टर में आएगा। तो एनसीईआरटी अभी आप नहीं पढ़ सकते। इन तीनों चैप्टर के बाद जो पहला चैप्टर हम हाइड्रोकार्बन फिनिश करेंगे, तब आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर फिनिश करेंगे, फिर हैलोजन डेरिवेटिव फिनिश करेंगे, तब एनसीईआरटी की हैलोजन डेरिवेटिव फिनिश करेंगे। एनसीईआरटी की हर लाइन आपको समझ में आएगी, हर लाइन आपके दिमाग में बैठ जाएगी, डोंट वरी। आप बायो और फिर उसमें एनसीईआरटी पे ध्यान दें। ऑर्गेनिक एनसीईआरटी पे अभी आपको ध्यान देने की आवश्यकता, क्योंकि अभी आप पढ़ ही नहीं सकते। चले स्टार्ट करें हम लोग। हो गया बेटा, तो आप शॉर्ट नोट बनाइए और अपने मिशन, क्योंकि आपने देखा है कि 20 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले हैं और 20 लाख में हमें टॉप 100 के अंदर आना है। 19,90,99 मतलब 90 बच्चों को हमें पीछे करना है। तो याद रखिएगा, हमारी टेक्निक सबसे अलग होनी चाहिए, हमारी स्टाइल सबसे अलग होना चाहिए। चित्रांग मुर्दिया, गोविंद लाहौटी, जो एआईआर 1, एआईआर 8, एआईआर 3, आमे गुप्ता, या कई सारे बच्चे जितने टॉपर्स हैं ना, उन्होंने पूरी प्रॉपर जो है एक तो एक आप यहाँ पढ़ते हैं चुपचाप, उन्होंने आज आने के बावजूद भी एक शॉर्ट नोट बनाया और सब कुछ पूरी समराइज तरीके से उन्होंने उसे मेंशन किया और वो एग्जाम में जाके जो है उन्होंने अच्छी तरीके से एग्जाम दे पाए। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा ना बेटा, तो क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछे। और कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा, पहले आपको मैं पढ़ाऊंगा, आना चाहिए, फिर उसे शॉर्ट नोट में मेंशन करो। शॉर्ट नोट बनाने से एक और फायदा होगा, आपको पता चल जाएगा कि कंसेप्ट आपको आया कि नहीं आया, ये भी तो पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हो गया, इसका कितना निकाला जल्दी से बता दो, इसमें सीधा सीधा कितना गया, पक्का? तो आंसर 6 - 2 = 4। ये जानते हैं मैंने किसका फोटो बनाया था? ये पाइरीडीन का फोटो बनाया था। ये मेरे दिमाग में इसका फार्मूला चल रहा था, स्ट्रक्चर इसी के कार्बन हाइड्रोजन को मैंने यहाँ लिख दिया था। रिंग और 3 पाई बॉन्ड है, तो डीयू क्या होगा बताओ? यहाँ पर बताएं, ये C5, इसका भी डीयू 4 ही आएगा। निकालेंगे आप लोग, बोलो बेटा। अच्छा नेक्स्ट, अगर मान लो कहीं पर ढेर सारे रिंग लिखे हुए सर्कल, तो ये आपको खैर आता होगा, इसका मतलब वो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये क्या है बताओ? रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो इसका मतलब ये होता है कि जीओसी में पढ़ेंगे, ये इलेक्ट्रॉन गोल गोल क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। और ऐसा तभी होता है जब मॉलिक्यूल में अल्टरनेट पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, पाई बॉन्ड। तो बीच में सर्कल अगर कहीं हो, तो इसका डीओ आपको निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। आया समझ में आपको? फिर उसका डीओ, जैसे मैं इसका डीओ आपसे पूछूं, इसका डीओ यहाँ पर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया, यहाँ पर हमने Cl लिख दिया, यहाँ पर हमने पीएच लिख दिया, और मैंने पूछा इसका डीओ बनाओ, तो स्ट्रक्चर को खोलो, बना लिया। अच्छा, यहाँ अल्टरनेट पोजीशन पे कहीं भी पाई बॉन्ड बनाओ। इसका बीच में सर्कल का मतलब किसको समझ में नहीं आता? सबको समझ में आता है ना? हेलो, कोई एक बच्चा? फिर तो ठीक है, इसका मतलब वो अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है, तो डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, 2 डबल बॉन्ड लगातार नहीं होना चाहिए। डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल करके आप बनाएंगे तो ये होगा, यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N होगा, और यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन। ओके, कितना डीओ है जल्दी से बता दो बेटा। और यहाँ पर रिंग, डीओ इक्वल टू रिंग 1 2 3 3 पाई बॉन्ड कितने हैं बताओ? 3 2 5 2 7 3 10, रिंग 4 है। अच्छा, ये रिंग 4, 1 2 3 4, पाई बॉन्ड कितने हो गए? 3 3 6 2 8 2 10 2 12 1 13, कितने हो गए? 17 नहीं आया था क्या आप लोग का? चलिए ठीक है। ओके, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई। अच्छा, पेन आपकी फंसेगी कहाँ? जब स्ट्रक्चर 3D होगा। अब आपके नीट के एग्जाम में नहीं आया अभी तक, आने की उम्मीद नहीं है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस नहीं है, लेकिन आपको सीट में, डीपीपी में, यहाँ के टेस्ट पेपर में या किसी और कोचिंग के टेस्ट पेपर में मिल सकता है, और आपके एग्जाम में आ भी सकता है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। आने की उम्मीद नहीं है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस नहीं है, लेकिन आपको सीट में, डीपीपी में, यहाँ के टेस्ट पेपर में या किसी और कोचिंग के टेस्ट पेपर में मिल सकता है, और आपके एग्जाम में आ भी सकता है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब मिशन हमारा 720 का हो, तो हम एक भी क्वेश्चन से जो है समझौता नहीं कर सकते, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे, ज्यादा, जो आने की उम्मीद हो। जैसे मैंने ये पूछा, क्यूबेन, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जिसका नाम है क्यूबेन। अगर इस प्रकार से कोई मॉलिक्यूल दिया हो, तो आपको इसका डीओ निकालना है। तो इसका डीओ निकालने का भी वही तरीका है। देखिए, एक तो है फार्मूला मेथड, फार्मूला मेथड वही है, डीओ इक्वल टू क्या होगा, C+1 - H - N + X/2। और दूसरा क्या होगा, डीओ इक्वल टू, एक और तरीका होता है, ऐसे 3D स्ट्रक्चर अगर कभी हो, तो इसका डीओ निकालने का एक और तरीका होता है, जितने फेस होते हैं उसमें से जितने बॉक्स हैं वो माइनस कर दो। कितने बॉक्स हैं? क्लोज बॉक्स, तो फेस माइनस डब्बा, इट्स ट्रिक। समझ में आ गया? तो बताने का एक तरीका है, फेस माइनस है डब्बा। फेस जानते हैं आप लोग, जैसे ये ट्यूब है ना, आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं। कितने कार्बन यहाँ पर जल्दी से बता दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो हर कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 8 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है, तो इससे आप निकालेंगे तो यहाँ से भी डीओ निकल जाएगा। या ट्रिक है फेस माइनस क्लोज बॉक्स, यहाँ पर क्लोज बॉक्स 1 है, तो आप लिख सकते हैं डीओ इक्वल टू F - 1, मतलब फेस -1 कर दो। कितने फेस हैं यहाँ पर बताओ? 6 है, तो डीओ क्या हो जाएगा बताओ? डीओ इक्वल टू 6 - 1 बोले तो 5। इसमें अगर कोई ग्रुप लगा दे बाई चांस, जैसे मान लिया, तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, बोलो, देखो मेरे को कुछ भी नहीं पता, आपके रिस्पांस के आधार पे ही मैं बता रहा हूं, आपके रिस्पांस के आधार पे स्पीड कम हो जाएगी और स्लो हो जाएगी। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं हम बढ़ा सकते हैं, है ना। CN इसमें अगर आपको डीओ निकालना है, तो डीओ निकालने के लिए इसमें क्या करना है, ये जो रिंग है, ये जो बॉक्स है, इसका आप पहले निकालेंगे, और साथ में जो ग्रुप है इनका निकालेंगे, और फिर सबको आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पर इस बॉक्स का कितना आएगा, 5, इसका पीएच का आएगा 4, बेंजीन रिंग में 3 पाई बॉन्ड एक रिंग होगा, CN का 2 आएगा, कार्बोक्सिलिक है, सबको जोड़ने पर वैल्यू क्या है, कितना, पक्का? तो डीओ निकालना आ गया। अच्छा, डीओ से फायदा क्या होगा, एप्लीकेशन, यूज ऑफ डीओ, यूज ऑफ डीओ, इससे हमें स्ट्रक्चर का अंदाजा मिलता है, मॉलिक्यूल साइक्लिक है या पाई बॉन्डेड है, या मॉलिक्यूल में कितना साइकिल है, कितना पाई बॉन्ड, क्योंकि डीओ का फार्मूला जो होता है, ये रिंग प्लस क्या होता है, पाई बॉन्ड। मान लिया किसी में डीओ कोई 0 आता है, तो अर्थात मॉलिक्यूल में रिंग कितना होगा बताओ, 0 हो सकता है, पाई बॉन्ड में कितना हो सकता है, 0। मान लिया किसी में अगर डीओ 1 आता है, तो वहां पर रिंग या तो वो मॉलिक्यूल में एक रिंग होगा, या उस मॉलिक्यूल में एक क्या होगा बताओ, पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड होगा तो एल्कीन हो सकता है, एक रिंग होगा तो साइक्लोएल्केन हो सकता है। ये इससे स्ट्रक्चर का क्या लगता है बताओ, अंदाजा। तो बाय दिस वे वी कैन प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर या पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, इसे हम अभी आइसोमर में यूज करेंगे। कहां यूज करेंगे बताओ, आइसोमर में। अच्छा, डीओ अगर कहीं पर 2 हो गया,
तो क्या पॉसिबिलिटी, यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी, यहाँ पर दो होगी, तो या तो एक रिंग होगा या एक पाई बॉन्ड हो सकता है, या क्या हो सकता है, दो रिंग मॉलिक्यूल में हो सकता है। तो अब जब भी आपको नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसी के इर्द गिर्द या तो एक रिंग होगा, सॉरी मैं गलत लिखा हूं यहाँ पे, क्या गलत लिखा हूं, एक रिंग प्लस एक पाई बॉन्ड, या तो क्या होगा, दो पाई। अब दो पाई बॉन्ड होगा तो दो पॉसिबिलिटी, दोनों पाई बॉन्ड अलग अलग होगा तो डाई इन होगा, दो डबल, दो इन होगा, और अगर एक ही जगह होगा तो एल्काइन होगा। तो इससे क्या पता चलता है बताओ, स्ट्रक्चर का अंदाजा लगेगा जो कि हम आइसोमर में यूज करने वाले। ओके, अब हम आ जाए टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। डीयू समाप्त हो गया, 11 का पार्ट है। डीयू निकालने के लिए पूरे डीयू में सिर्फ ये फार्मूला याद रखिएगा, बस सिर्फ आपके काम का ये फार्मूला, ये बस, इससे अधिक समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म दो प्रकार का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल, दूसरा क्या होता है, स्टीरियो या स्पेस। अब स्ट्रक्चरल को हम कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहते हैं, दूसरा नाम क्या है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल। ओके, अब आपको बता दूं, ऐसे दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल, दो से अधिक भी हो सकते हैं, जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम, जिनकी स्ट्रक्चर क्या हो बताओ, डिफरेंट। ओके, डिफर कर रहे हो, तो ऐसे आइसोमर को हम क्या बोलेंगे बताओ, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और इस फेनोमेनन को क्या कहेंगे बताओ, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। यू कैन डिफाइन, यू कैन राइट डेफिनेशन विथ योर स्टाइल दैट molecule having same molecular formula but different structures are known as structural isomers and the phenomenon is known as structural isomerism। आपकी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा डिफाइन आइसोमर्स, डिफाइन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से कौन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, तो बता देंगे ना आप लोग। क्वेश्चन स्ट्रक्चर का मतलब जानते हैं ना, बोलो, तो कुछ क्वेश्चन दूं क्या आपको, चलिए आइडेंटिफाई स्ट्रक्चरल आइसोमर्स among following, identify structural isomers among following। ओके, जिनको आईयूपीएससी में जरा भी डाउट है, परेशानी होगा, मैं इसी 2 वीक में आईयूपीएससी नेमिंग कंप्लीट कर दूं। हमारे पास टाइम बहुत कम है और कम समय में हमें ज्यादा करना है, हमें पूरी ऑर्गेनिक को ये समझना है, हमसे ऐसा ना हो, वैसे तो आपको 90% आता है, 10% नहीं आता, जिसकी वजह से आपके नंबर रुके हैं, और जो 90% कुछ बच्चों को आता है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आता उसमें, तो एक तो हमें 90% में कॉन्फिडेंस लाना है, और जो 10% आप नहीं जानते हैं वो हमें जानना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको 1% भी नहीं आता, मान लिया किसी क्वेश्चन में 90% फीलिंग है आपको और 1% भी अगर फीलिंग गलत वाली है तो फिर नेगेटिव होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो आपको इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पहचानना है, ए बी सी, ये क्या हो, ये हाथ से टच करने पर वो ऐसा हो, डॉक्टर तो हमें यही बनेगा। एक तो डॉक्टर आप अपने से बनेंगे, एक और बात याद रखिएगा, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी टीचर किसी भी बच्चे को तब तक डॉक्टर नहीं बना सकता जब तक बच्चा खुद न चाहे। और इसका जीता जाता एग्जांपल है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो ओनर्स हैं वो अपने बच्चों को आईटीएस और डॉक्टर्स नहीं बना पाए, क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए टॉप लेवल के टीचर्स लगे थे, और सारे टॉप लेवल के टीचर घर जाके पढ़ाते थे, सुबह शाम पढ़ाते थे, बैठा के पढ़ाते थे, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाए। हम उसमें मैं भी, क्योंकि ये सिलेक्शन जो होता है, हम हमारा काम सिर्फ आपको ट्रिक तरीका नियम बताना, पर उस नियम को अप्लाई करना ये आपका काम है। बैडमिंटन का कोच आपको आपका हाथ पकड़ के बैडमिंटन नहीं खिलवाता आपसे, वो बताता है, वो आपकी बॉडी की प्रैक्टिस कराता है, वो आपके ऊपर वो आपको ट्रेन करता है, बाकी मेहनत खेल करके आप ही सेलेक्ट होते हैं। तो याद रखिएगा, राजा का बेटा ही राजा होगा ये जरूरी नहीं है, समझ में आ गया। जिसके अंदर टैलेंट होगा, जिसके अंदर मेहनत करने की क्षमता होगी, जो वही यहाँ पर विनर होगा। और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 6 महीने बचे, 6-7 महीने में आप हो सकता है कि लाइन लगा के जो है न्यू चैनल वाले, कोचिंग्स वाले सूटकेस लेके खड़े होंगे, न्यू चैनल वाले इंटरव्यू लेकर के खड़े होंगे। जिस एरिया से आप आते हैं, हो सकता है यहाँ पर आप कॉमन है, लेकिन हो सकता है आपके आसपास कई गांव, कई किलोमीटर, कई मोहल्ले तक, हो सकता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई ना मिले कि जो सेलेक्ट हो रहा है मेडिकल कॉलेज में। और अगर आपने रैंक दे दिया ना, 700 के ऊपर नंबर पा लिया तो सोच लीजिए आप अपनी फैमिली, अपने परिवार या आपका नाम, आप हीरो बन जाएंगे। ये सिर्फ 6 महीने और कुछ नहीं करना है, तो याद रखिएगा ये 6 महीने आपको सिर्फ याद करना है कि कैसे क्या इंटरव्यू हमें देना है। जब न्यू चैनल वाले हमारे घर पे आएंगे तो पूछेंगे कि कैसे तैयारी किया, कैसे अपने आप को कंट्रोल किया। और आपको बताऊं, सफल व्यक्ति के पीछे ना, हो सकता है तो आप मेडिकल कॉलेज में जाने से पहले नर्सिंग होम का पैसा पहले आ जाए। लोग सूटकेस लेके पहुंचेंगे, मेरा टी-शर्ट पहन लो, मेरे साथ सेल्फी खिंचा लो, मेरा नाम ले लो। लोग सूटकेस लेके पहुंचेंगे कि मेरे साथ, हाँ बस इतना बता दो डीएलपी, वो तो रैंक पर डिपेंड करता है। रैंक 1 वाले तो करोड़ों पा जाते हैं, जैसी रैंक वैसा पैसा, याद रखिए। तो लेकिन हम आपका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है सबकी, क्योंकि इनकी 1 रैंक आएगी तो झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि हम तो पकड़ लेंगे, हमने आपको क्लास में पढ़ा रखा है। तो हम तो नहीं देने वाले। अगर आपकी पहली रैंक आ जाती है या आप टॉप 10 में रैंक ला देते हैं तो एक आईफोन मेरी तरफ से, लेटेस्ट आईफोन आपको मिलेगा, वो गिफ्ट मिलेगा, ठीक है, मिनिमम जीबी वाला। नाम एप्लीकेबल है ये टॉप 10 पे। चलो ठीक है, इसमें से आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर बताने ए बी सी डी। बताओ कौन सा स्ट्रक्चरल है। कितने लोग करें ए, कितने लोग करें बी, बी वाला है क्या, अच्छा कितने लोग करें सी, सी स्ट्रक्चरल आइसोमर है, हाथ उठाओ। आधा क्यों, मतलब डाउट है क्या, कंफ्यूजन है थोड़ा। कितने लोग करें डी, नन ऑफ दीस, अच्छा ऑल ऑफ दीस, अच्छा ई नहीं बताऊंगा, जो करना है कर लो।
नहीं बताऊंगा, जो करना है कर लो। या ना 20 लिखें क्या, ये ज्यादा सही है? ओके, स्ट्रक्चर जहां अलग हो उन्हें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहेंगे, है ना। तो ए में भी तो स्ट्रक्चर अलग है, ये बड़ा सा सीएल एक तरफ है, ये दोनों सीएल अलग है क्या? अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, एक्चुअली स्ट्रक्चर का मतलब जो होता है वो एक्जैक्टली हमें पता नहीं होता। स्ट्रक्चर का मतलब कुछ लोग बनावट पे जाते हैं, स्ट्रक्चर का मतलब कुछ लोग ढांचा पे जाते हैं, स्ट्रक्चर का मतलब कुछ, यहाँ स्ट्रक्चर का मतलब होता है कनेक्शंस ऑफ एटम। क्या कहते हैं बेटा? कनेक्शन ऑफ एटम्स, एटम्स के कनेक्शंस। कनेक्शंस ऑफ एटम मतलब आप कह सकते हैं कि एटम की दोस्ती, फ्रेंडशिप ऑफ एटम। एटम की फ्रेंडशिप अलग अलग होनी चाहिए, एटम की दोस्ती अलग होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे बात करूं, ये एक मॉलिक्यूल, इसमें 5 एटम है, पी क्यू आर एस टी, उसमें ऐसे कुछ कनेक्शन है। एक दूसरा मॉलिक्यूल, उसमें भी यही 5 एटम है, पी क्यू आर एस, परंतु टी यहां कनेक्टेड है। एक तीसरा मॉलिक्यूल है, वहां पर भी यही 4 एटम है, 5 एटम है, पी क्यू आर एस और पी, ये ऐसे कनेक्टेड। अब इनकी दोस्तियां देखो चेंज है, यहाँ पर पी की इसके पी की इसके पी की दोस्ती सेम है, पी तो एक जैसा, लेकिन याद रखना इसका क्यू, यहाँ पर 2 दोस्त हैं पी और आर, और इसके क्यू के 2 दोस्त हैं पी और आर। पी क्यू तो सेम है, लेकिन इसका क्यू बिगड़ चुका, इसके क्यू के कितने दोस्त हो चुके हैं बता? 4। माँ का लाडला क्यू बिगड़ गया, तो इसका क्यू डिफरेंट हो गया, मतलब इसको अलग स्ट्रक्चर बोलेंगे। इसका इनके आर डिफरेंट है, इसका आर इसका आर इसका आर डिफरेंट है। इसका आर 2 दोस्तों के साथ है, कौन दोस्त है इसके बताओ? क्यू और एस। इसके आर के कितने दोस्त हैं? 3। इसके आर का एक ही दोस्त है, वो भी क्यू। तो इनके कनेक्शंस अलग होते हैं, उनको स्ट्रक्चर अलग माना जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको कनेक्शंस देखने हैं आईयूपीएसी नेमिंग से, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 1 है, ये 2 है। ये 1 कार्बन का कनेक्शन एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ है, 1 कार्बन का कनेक्शन एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ है, तो 1 कार्बन का कनेक्शन सेम। यहाँ पर 2 कार्बन की दोस्ती एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, इसके भी 2 कार्बन की दोस्ती एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ है। बस फर्क इतना सा है कि इसका क्लोरीन दाहिने है, इसका क्लोरीन बाएं बैठा है, बाकी दोस्ती तो सेम है, इसलिए इनके सेम स्ट्रक्चर माने जाएंगे। यहाँ पर अलग दोस्ती है, चेक करिए, इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका दूसरा कार्बन एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ दोस्ती किया है, इसका दूसरा कार्बन जो है 2 क्लोरीन से दोस्ती किया। इसके तीसरे कार्बन एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ फ्रेंडशिप है, इसके तीसरे कार्बन के 2 हाइड्रोजन के साथ कनेक्शन है, इसलिए इनके कनेक्शन अलग, दोस्ती अलग, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। यहाँ पर चेक करें, इसके सेकंड कार्बन की दोस्ती OH और H के साथ है, यहाँ भी OH और H के साथ है, तो यहाँ कनेक्शन सेम है। एक बात बता दें, जिनके IUPAC नेम बदल जाते हैं उनके स्ट्रक्चर अलग माने जाते हैं, और जिनके IUPAC नेम सेम होते हैं उनके स्ट्रक्चर क्या है? सेम माने जाते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एक और तरीका, कनेक्शंस, या आप लिख सकते हैं IUPAC नेम। सबसे बड़ा यही चैलेंज होता है कि स्ट्रक्चर है कि स्टीरियो है। समझ में आ गया? कोई भी आइसोमर स्टीरियो तभी होगा जब स्ट्रक्चरल नहीं होगा। तो पहले हम चेक करेंगे स्ट्रक्चर। तो अगर किसी का IUPAC नेम बदल जाए, डिफर करे, तो वो स्ट्रक्चरल है। IUPAC नेम डिफर करे तो क्या होगा? स्ट्रक्चरल। तो याद रखना, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, IUPAC नेम डिफर डिफरेंट, तो उन मॉलिक्यूल को हम आपस में क्या बोलेंगे? दे आर स्ट्रक्चरल। याद रखेंगे आप लोग? चलो अब मुझे बताइए, इसका IUPAC नेम अभी नहीं, अब जिन बच्चों को आता है वो तो दे दें। वैसे ये बहुत सिंपल है, तो 9th 10th में मैडम ने पढ़ाया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। 10th में पढ़ाया होगा, 11th में पढ़ाया होगा, हाँ स्कूल में भी पढ़ा होगा आपने। ऑनलाइन भी क्लास आप ज्यादातर मैडम लोग ही करते हैं, हम लोग कहाँ करते हैं ना, ठीक है। इसका नाम क्या होगा बताओ? 1,2 डाइक्लोरोईथीन। इसका नाम 1,2 डाइक्लोरोईथीन। इसका नाम 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। इसका नाम 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन। तो इसका नाम 2,2 है, इसका नाम 2,3 है। हेलो, इसका नाम 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक है। लो, ये नाम नहीं आता बच्चों को, जिसको नाम नहीं आता वो नाम 1-2 दिन में आ जाएगा, तो डोंट वरी। मतलब नाम बदल जाए तो, नाम बदल जाए तो स्ट्रक्चरल। अच्छा, अब ये कौन सा आइसोमर्स होंगे? ये यहां भी तो अंतर है, नाम सेम हो, IUPAC नेम सेम हो, दिल कहे कुछ तो अंतर है। दिल क्या कहे? कुछ तो गड़बड़ है, तो स्टीरियो। इसमें क्या गड़बड़ है? ये डबल बॉन्ड के एक तरफ 2 CL है या डबल बॉन्ड के क्रॉस CL है? बोलो। तो ये स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर IUPAC नेम ही बदल गया, तो ये इनको स्टीरियो नहीं बोलेंगे, स्ट्रक्चरली कहलाएंगे। यहाँ पर IUPAC नेम सेट पर दिल कहता है कुछ अंतर है, क्योंकि यहाँ पर दोनों OH सेम दिशा में है, यहाँ दोनों OH विपरीत दिशा में है, तो पक्का इनके बीच का इंटरेक्शन, अट्रैक्शन, रिपल्शन अलग लेवल का होगा, और यहाँ पर अलग लेवल का होगा। तो अंतर तो आएगा, या बॉइलिंग पॉइंट में या मेल्टिंग पॉइंट में कहीं कहीं अंतर होगा, लाइफ में अंतर होगा, डाइपोल मोमेंट में अंतर होगा, इसलिए आइसोमर्स नहीं आया समझ में? इतना सा याद रखना, IUPAC नेम सेम और दिल कहे कुछ तो अंतर है, स्टीरियो। और IUPAC नेम ही डिफरेंट हो जाए तो ओके, दैट्स ऑल। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।